हैं हम हम चलते हैं, देखिए यहाँ से प्रोसीड फर्दर करते हैं। आप अच्छा नहीं, थोड़ा सा अगर आप बता सकेंगे। ओके, आप बैठिए। अच्छा जी, हम चलते हैं जी, मैडम सर आगे यहाँ से। हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को, पाकिस्तान के जो है वो तमाम के तमाम सिनेरियोज को समझने की कोशिश कर रहे थे। और आज जो है वो हमारे पास हम पहुंचे हैं कि जनरल यहिया खान के ऊपर जाओ। तो यहिया खान तक बात पहुंचती है। और हमारे पास यहिया खान कौन है और कैसे आते हैं ये समझना जरूरी है, बैकग्राउंड समझना जरूरी है। आपको याद होगा यहिया खान से पहले जो है वो हमारे पास जो हुकूमत थी वो एक बड़े जबरदस्त किस्म के डिक्टेटर की थी जिसका नाम अयूब खान था। हुआ कुछ यूं, 25 मार्च 1969 को अयूब खान साहब जो हैं उन्होंने कौम को एड्रेस किया। एड्रेस करने का मकसद क्या था? वीडियो भी अनाउंस किया तो भाई मैं तो स्टेप डाउन कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखते हैं 1958 में ये डिक्टेटर साहब जो हैं वो आते हैं और 1969 में ये जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा इन्होंने एक तो हुकूमत कर दी है और ये कोई खुद शौक से नहीं छोड़ना चाह रहे थे। दरअसल इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था स्टेप डाउन करने के लिए। ठीक है, काफी ज्यादा प्रेशर था जी। वालेकुम अस्सलाम। काफी ज्यादा प्रेशर था जी अयूब खान साहब के ऊपर। और अयूब खान साहब जो हैं अब बजाय इसके कि चार्ज किसी भी आम बंदे को देते हैं जो कि सिविलियन था, ये चार्ज किसको देते हैं? ये चार्ज भी दे देते हैं मिलिट्री के ही दूसरे बंदे को, यानी कि यहिया खान। अयूब खान अपनी जिंदगी में वो तमाम चीजें करने की कोशिश करता है जो वो किसी भी गिरते हुए हुक्मरान को जरूरत है, यानी अपनी सल्तनत और गद्दी को बचाने की कोशिश करना। और वही कुछ किया था अयूब खान ने भी कि मैं अपने आप को बचा सकूं, अपनी सल्तनत को किसी तरह से महफूज रख सकूं। अब ज्यादातर कहते हैं अयूब खान का जब जाने का जमाना आया था हुकूमत पे, तो जिसके सामने जिस भी पॉलिटिशियन ने जो जो भी रिक्वेस्ट पुट की थी फौरन से ये मानता चला गया था। बीमार था लेकिन फिर भी ये सीट नहीं छोड़ना चाहता था। उसको ये लगता था कि मैं ही सबसे बेहतरीन हूँ और मुझे ही हुकूमत जो है वो करने की जरूरत है। लेकिन पॉलिटिशियंस और आवाम जो है वो अब इसको बिल्कुल भी स्पेस नहीं कर रहे थे। अब ये चाहते थे कि ये जो है वो निश्चित को छोड़ दे। अयूब खान ने अपनी काफी इंसल्ट फील की और इस तरह से अयूब खान ने अपना माइंड जो है वो बनाया कि मैं पावर तो छोड़ दूंगा लेकिन पावर जो है मैं एक मिलिट्री डिक्टेटर को ही देके जाऊंगा, क्योंकि आर्मी बहरे कैफ अपने ही लोगों को प्रोटेक्शन देती है और अपने लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट करती है एज कम्पेयर टू ऑल दीज पीपल। अब हमारे पास जो है आगे हम चलते हैं और ये मजीद देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्या था। अब हमें ये पता चलता है कि अयूब खान साहब के ज़माने में बाज़ार तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन गलत पॉलिसियों की वज़ह से कंपनी जो है वो ज़माने में 1970 तक पहुँचते हो सकता था कि इकोनॉमी को अयूब खान बड़े अच्छे से मैनेज करना जानता था और उसने किया भी था। इनफैक्ट अयूब खान का ही तो टेन्योर था जिसमें पाकिस्तान की मिसालें पूरी दुनिया को दी जाती थी। लेकिन शायद अयूब खान अब इतना ज्यादा तंग आ चुके थे आवाम से और लोगों से कि अब वो रिवेंज लेना चाह रहे थे सबसे। तो जी, प्रेसिडेंट अयूब खान जो है अपनी पावर के पीछे अब बिल्कुल लटकी हो चुके थे और वो ये चाहते थे कि जनाब मैं जो है वो अगर इसे छोड़ूं तो मैं बिल्कुल ऐसे ही छोड़ूं कि जब मैं मर जाऊं। लेकिन इसको इन्हें हार्ट अटैक होता है 1968 में। उसके बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ती है। फिर हालत खराबी की वजह से, सेहत खराब होने की वजह से अयूब खान साहब जो है वो इसको छोड़ना पसंद करते हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि इन्हें छोड़ना पड़ता है। अयूब खान जो है इन्होंने छोड़ तो दिया लेकिन
डेफिनेटली जो सिचुएशन थी, वो जो सारी की सारी चीज़ें थी, वो इनके हक में नहीं जा सकी। 1968 में हार्ट अटैक हुआ था, वफात तो 1974 में हुई थी, अप्रैल के महीने में। अच्छा जी, इससे आगे हम चलते हैं। अयूब खान का जनरल यहिया को ये कहना कि मेरे बाद यहिया चार तुम संभालोगे, एक बिल्कुल इलीगल सा काम था, गलत था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। होना तो ये चाहिए था कि अयूब खान साहब को ये हुकूमत जो है वो किसी सिविलियन बंदे को देकर जाता है, लेकिन उन्होंने एग्जिट होने के बाद जनरल यहिया खान के ऊपर ये जो है वो उन्हें हुकूमत दे दी, और यहिया खान जो है वो उन्होंने भी हुकूमत देने में बड़ी जल्दी। यानी पाकिस्तान एक के बाद एक मिलिट्री डिक्टेटर के पास चला आता था। यही खान जैसे ही एक डिक्टेटर तख्त पर बैठता है, तो वो अपने से पीछे डिक्टेटर की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, और कुछ ऐसा ही किया था यहिया खान। यहिया खान ने बैठते ही सबसे पहले 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फड़े फेंका, यानी अब्रोगेट कर दिया। सारी की सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर पाबंदी लगा दी। नेशनल यानी कौमी और सूबाई असम्बलियों को खत्म कर दिया। सेंट्रल और प्रोविंशियल कैबिनेट सब की सब चीजें जो है वो खत्म कर दी, और ममलिक खुदादादे पाकिस्तान एक दफा फिर माशाल्लाह की तरफ चला गया। यही खान जो है अब की दफा उन्होंने अपने लिए एक इंतखाब करते हैं, सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस का ओहदा संभालते हैं 31 मार्च 1969 को। पाकिस्तान पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह 25 मार्च 1969 को लगाया गया था। चीफ मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा क्रिएट किया जाता है, और यहिया खान अब चीफ मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सुप्रीम कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस। यहिया खान खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर देता है। यहिया खान से पूछा जाता है कि यहिया खान, क्या अयूब खान साहब ने आपको इसलिए हुकूमत दी थी कि आप आते ही आइन की धज्जियां बगैर के रख रहे हैं? यहिया ने कहा, देखो भाई, बात यह है कि मेरा मकसद तो आपकी जिंदगी बचाना है, आपकी आज़ादी को बचा के रखना। मैं तो आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने आया हूँ। मैं जैसे ही सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, जितने भी पॉलिटिशियन हैं सबके सब नेक हो जाएंगे, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। कुछ ऐसा कहना था यहिया खान का। लेकिन यहिया खान के दौर में लोगों को दिन में तारे और रात को सूरज नजर आना शुरू हो गया। कहा जाता है कि हिस्टोरियन इस दौर को वर्स्ट टेन्योर समझता है। वजह ये थी कि किसी भी शोबे में पाकिस्तान तरक्की ना कर सका। यह मार्शल्लाह पाकिस्तान के लिए बदतरीन मार्शल्लाह साबित हुआ, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था कंट्री का, सबका सब तबाह होता चला था। और इससे बढ़ के गलत क्या होना था कि मोहम्मद अली जिन्ना का लगाया हुआ ये पौधा दो शाखों में बट गया, अलहदा पौधों में, और पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। यही खान ने एक झटका लिया। यही खान शर्मिंदा थे। वजह ये थी कि पाकिस्तान को तोड़ना यही खान जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शर्मिंदगी के आलम में अब पूरी की पूरी जो है वो 90-91 हज़ार की आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। अब सोचा कि मैंने तो जो है, बल्कि उससे पहले ये सोचते हैं कि मैंने मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। 1970 में इलेक्शन हो भी जाते हैं, लेकिन उन इलेक्शन के बाद क्या हुआ ये आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं। उन इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत जाती है। शेख मुजीबुर रहमान की नजर पार्टी जीतती है, बल्कि उससे जो है वो एक नया मुल्क भी वजूद में आ जाता है। ये यहिया खान का दौरे हुकूमत ही था कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंटने की तरफ चल पड़ा।
यहिया खान का ही दौरे हुकूमत था कि जिसमें पाकिस्तान सबसे बदतरीन हालात में से गुजरा। जुल्फकार अली भुट्टो उन दिनों एक नौजवान लड़का हुआ करता था। जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्कंदर मिर्जा की कैबिनेट में भी सर्व किया था। बड़ा एंथुसियास्टिक था, काम बड़ा ही दिल लगा के किया करता था। अयूब खान ने इसे अपनी हुकूमत में ले लिया। तो बाद में यहिया खान ने भी इसको जो है 1970 के इलेक्शन के बाद समझ लिया कि भुट्टो के पास सबसे ज्यादा ताकत है। अयूब खान से तंग आकर जुल्फकार अली भुट्टो ने 1967 में एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना रखी थी। वही पार्टी हिस्सा लेती है 1970 के इलेक्शंस में, और जुल्फकार अली भुट्टो 1969 के बारे में कहते हैं कि यहिया खान का दौरे हुकूमत ऐसा है जैसे वतन अजीज टीबी का एक मरीज है और वो भी अपनी आखिरी स्टेज है। भुट्टो 2 साल के बाद पाकिस्तान से हुकूमत करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जो मुजीबुर रहमान अपना अलहदा करवा चुका है। मुल्क हर तरफ से टूट फूट का शिकार था। लोगों का यकीन बिल्कुल खत्म हो चुका था हुकूमत से। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से आइन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया हुआ था, और पाकिस्तान हर उन हालात से गुजर रहा था कि जिनको सोचा जा सकता है। यही खान ने गो के पाकिस्तान जब अयूब खान ने छोड़ा था तो अयूब खान ने छोड़ा ही इसलिए था कि मुझे ना हटाया जाए, मुझे ना निकाला जाए। लेकिन यही खान को हालात और वाकयात बदतरीन मिले थे, और बद से बदतरीन मजीद बढ़ा दिए थे यही खान ने। वसीम अजीज का नाम शुरू से ही नाजुक खान है, और हमारे पास जो है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही खान के टेन्योर में भी सामना था। यही खान के दौर में एक और प्रॉब्लम ये थी कि मूवमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग चला करती थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। बंगाली अपने वतन के लिए, अपने अलहदा मुल्क के लिए बड़ी हद तक जो है वो मूवमेंट के अंदर शामिल होता था। अब की दफा यही खान के लिए तमाम चीजों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि वो मैनेज नहीं कर पाया। यही खान ने शायद ये समझा कि सब चीजों को मैनेज करने का एक ही तरीका है, वो है मार्शाल्लाह। मार्शाल्लाह तो उसने लगा दिया, लेकिन मार्शाल्लाह भी मसाइल को हल नहीं कर सका, और मुल्क बियादो मददगार दोबारा किसी कॉन्स्टिट्यूशन का चलना शुरू हो गया। मशरकी पाकिस्तान के अंदर हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जाते हैं। मार्शल लॉ लगाने के बाद जो है स्टूडेंट्स ने और बाकी लोगों ने मार्शल लॉ की सारी जो है वो रेगुलेशन की धज्जियां बखेर। यही खान जो है उसने इन तमाम की तमाम चीजों को लीनियंट तरीके से देखा, यानी कि बंगाल के अंदर स्टूडेंट जो है वो मूवमेंट किया करते थे, लेकिन ये मार्शल लॉ के अंदर भी मूवमेंट करना, यही खान ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। शायद वो एक्शन जो बहुत पहले लिया जाए वो बहुत बेहतर है। जैसे अंग्रेजी में एक इडियम है, निप द इविल इन द बड, तो बुराई को तभी अगर खत्म कर दें कि जब जो है वो आपने बिल्कुल उसको आगाज से देखा। अगर हम यही खान के बारे में कुछ मजीद सबसे जाने तो हमें पता चलेगा कि यानी हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ऐसा मानना था यही खान का कि हम हर चीज को, तमाम की तमाम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। यही खान इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के चक्रों में ढाका के अंदर जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी थी, ढाका के अंदर जो भी सिचुएशन थी, उन बिगड़ती सूरत हाल को क्या कंट्रोल करते, अपने मुल्क के अंदर भी हालात
دن بدن بگڑتے چلے جا رہے تھے. ڈھاکہ بھی ہمارا ملک تھا لیکن جہاں پہ یہی اپنے گھر کے اندر موجود تھا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویسٹ پاکستان تھا. اب کی دفعہ یہی ہے کو جب ہوش آتا ہے تب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے اور نارمل یعنی کہ نارملسی کو قائم کرنا ایک خواب لگتا ہے. اور تھوڑ لیبر پرابلم جو ہیں مزدوروں کے احتجاج بڑے بڑی سڑکیں بلاک ہونا شروع ہو گیا. سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ بگڑ چکے تھے. یحییٰ خان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے کانشیس ہوتے ہیں اب کی دفعہ. لیکن تب ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں اب انکنٹرولیبل. یہی کا رجیم ایک ایسا رجیم تھا جس نے ایوب خان کی اکنامک پالیسیز کو زندہ رکھا ایسٹ پاکستان کے اوپر. مشرقی پاکستان والوں کا یہی رونا تھا. وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں بہت سی چیزوں سے محروم کر رہے ہیں. ہمارا شیئر ہمیں نہیں دیتے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشن اکویٹی پارٹیسپیشن اسٹیٹ بینک آپ کے اپنے پاس ہے. پیسہ آپ جو ہے وہ یہاں سے نکلواتے ہیں وہاں پہ لے کے چلے جاتے ہیں. آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہوا. یہ خان تمام چیزوں کے باوجود کہ انہیں بتایا گیا انہیں گائیڈ کیا گیا پھر بھی سچویشن کو نہیں سمجھ سکے. پاکستانی ہمیشہ پاکستانی ہی رہتے ہیں بھلے وہ 1970 تھا یا وہ 2070 نیکسٹ وہ ہمارے پاس آ جائے گا. کرپشن نے اس ملک کو تب بھی اپنی جڑوں میں اپنی جڑیں کرپشن نے مضبوط کی ہوئی تھی اور جیسا کہ آج پہ ایوب خان کا جو آخری رجیم تھا ایوب خان نے ہر طرح سے اجازت دے رکھی تھی کہ جو بھی جس طرح سے بھی کرپشن کرنا چاہے وہ کرے لیکن کم از کم مجھے کوئی کچھ نہ کہے یا مجھے ڈسٹرب نہ کرے میرے معاملات میں کرنے چاہے. اب کی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرپشن نیپوٹزم اتھارٹی کا مس یوز کرنا اور نیشنل ویلتھ جو ہے وہ ان تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی. بیوروکریسی سی ایس ایس کے بعد لوگ تمام کے تمام ضلعوں کو اپنی جاگیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جسے چاہا نوکری پہ لگا دیا جسے چاہا نکال دیا. اپنی مرضی کی کنٹری کے اندر بطور ایمبیسڈر تعیناتی کروائی. اپنی ٹارگٹ کلنگ کے اندر جس کے ساتھ ہماری ناراضگی اور ختم کر دیا. ایک ایسی بیوروکریسی ملی تھی یحییٰ خان کو کہ جو اپنی مرضی خود کرتی تھی. یعنی یحییٰ خان جو ہے وہ کون ہے یہ کون جانتا تھا. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز جس کا آپ میں سے بھی بہت سے لوگ انشاءاللہ پارٹ بنیں گے. پاکستان ایڈمنسٹریٹو جو ہے جو اتھارٹی ہے ان کا ایک اپنا ہی روب دبدبا اور تمام ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب کنٹرول کرنے والے ہیں. پولیس سروسز اور پاکستان کو لگتا ہے کہ ہم سب کو کنٹرول کرنے والے ہیں. ملٹری کینٹینمنٹ بورڈ والوں کو لگتا ہے ہم کنٹرول کرتے ہیں. کسٹم والوں کو لگتا ہے ہم کنٹرول کرتے ہیں. تو ہمارے پاس نیپوٹزم اور مس یوز آف آفیشیل اتھارٹی ان دنوں میں عام تھا. ماشاء اللہ ریگولیشن کو دوبارہ سے نافذ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جناب ماشاء اللہ جو ہے اس کو لگایا گیا ہے. ماشاء اللہ میں بھی فیورٹزم نیپوٹزم کرپشن ساری کی ساری چیزیں ہیں انہیں نہیں روکا جا سکتا. یونٹیز ایکشن ریکمینڈ کیے گئے ان لوگوں کے خلاف کہ جو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے کھا رہے تھے. لیکن شاید یہ بہت زیادہ ہیلپ فل نہ رہ سکا. وہ کہ 303 کے قریب سول آفیسرز ایسے تھے جنہیں سسپینڈ کر دیا گیا تھا کرپشن آفیشیل پوزیشن یا باقی چارج. اب کی دفعہ 1970 کے الیکشن ملک کی تاریخ میں وہ پہلے الیکشن جو صاف اور شفاف سے ان کا انعقاد ہوتا ہے اور یحییٰ خان اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے کہ میں پاور کو ٹرانسفر کروں گا. پاور کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یحییٰ خان جو ہے وہ ایک چیف آف الیکشن کمیشن جو ہے وہ
اس کا تعین کرتے ہیں. یہ اہم ترین تعیناتی 28 جولائی 1970 کو ہوتی ہے. چیف الیکشن کمیشن کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ الیکٹرل رولز جو ہیں وہ اسے تیار کریں جو ہمارے پاس کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کی ڈیمارکیشن کریں. جیسے آپ ندیر، سوات، چترال ان کو مرج کیا گیا تھا. ویسٹ پاکستان کے اندر یہ پرنسپل اسٹیٹس ہوا کرتے تھے. ایوب خان کی دی ہوئی 1 یونٹ اسکیم کو اب ختم کر دیا جاتا ہے اور یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمیں پنجاب NWFP سندھ بلوچستان جو ہے ان کی ری کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے. ان کی میری جینڈرنگ جو ہے وہ دی جاتی ہے، دوبارہ سے ہلکا بندیاں کی جاتی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلا الیکشن تھا. 1 مین 1 ووٹ کا فارمولا ایکسپٹ کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جناب پاپولیشن جو ہے وہ اس کو ووٹ کا حق دیا جائے. لیگل فریم ورک آرڈر. ٹرانسفر آف پاورز سے پہلے لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے وہ 30 مارچ 1970 کو اس کے اوپر جو ہے یہ پہلے ایشو کیا جا چکا تھا. بیسیکلی ایک گائیڈ لائن کے طور پر تھا کہ ہم پاور کیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی الیکشن ہوئے نہیں تھے. تو کس طرح سے پاور کو ٹرانسفر کیا جائے گا اس کو جو ہے وہی لیگل فریم ورک آرڈر نے بتایا. اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر 300 سیٹس جو ہیں وہ ان کو ٹوٹل سیٹس رکھی گئی تھی 300 کے قریب، اور ان کو جو ہے وہ فل کرنا تھا 300 سیٹس کو الیکشن کے مدد، جن میں سے 300 سیٹیں جو ہیں وہ ہمارے پاس جنرل الیکشن، جبکہ 13 سیٹیں جو ہیں وہ خواتین کینڈیڈیٹس کے لیے ریزرو کی گئی. باقی جو سیٹوں کی ڈویژن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. ایسٹ پاکستان میں جو سیٹیں ٹوٹل تھی وہ ہمارے پاس 169. اوپن میرٹ تھے 162 اور 7 سیٹیں تھیں وومن کے لیے. پنجاب کے اندر جو سیٹیں تھیں وہ 82 تھی، 3 جو ہے وہ وومن کے لیے 85 تھی. سندھ کے پاس 27 تھی، 1 وومن 28. NWFP کے پاس 19. بلوچستان کے پاس صرف 5. ٹرائبل ایریاز کے پاس صرف 7. اس طرح سے مل ملا کے یہ ہمارے پاس 313 جو ہے وہ سیٹیں موجود تھی، جس میں آپ کے پاس بدر کے اندر مسلمان تھے. اب ہمارے پاس جو ہے پروونشل سیٹیں میں موجود ہوں گی. یہ تو ہمارے پاس جو ہے پروونشل سیٹوں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کوشش کی گئی کہ ہم جو ہے کم سے کم یہ بھی دیکھ سکیں کہ پروونسز کے بعد سیٹیں کتنی ہوں گی. کچھ سیٹیں تو ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کی تھی، اور پروونشل جو سیٹیں ہمارے پاس تھی وہ یہ تھی، یعنی کہ صوبائی اسمبلی میں 310 ہوں گی ایسٹ پاکستان کے پاس، پنجاب کے پاس 186 ہوں گی، سندھ کے پاس 62 ہوں گی، NWFP کے پاس 42 اور بلوچستان کے پاس 21. نیشنل اسمبلی کی ایک ذمہ داری تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ نے الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروانے ہیں، اور وہ الیکشن آپ 120 یعنی 120 ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ کنڈکٹ کروائیں گے. جیسے ہی اس کی ایکسپائری ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کی، 120 دنوں کے بعد نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کی ایکسپائری ہوتی ہے اور اس کو ڈیزالو جو ہے وہ سمجھا جائے گا، یعنی کہ وہ ختم ہو جائے گی. یہاں تک مجھے بتائیے گا جی، کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ چکا؟ اب سال 1970 ہمارے پاس جنرل الیکشن کا سال تھا. 1970 جو ہے وہ ایک ایسا الیکشن کا سال تھا جس میں اب ہمارے پاس جو ہے الیکشن تو ہوں گے،
और इलेक्शन जो है वो बेसिस पे हुए थे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई था नहीं। यही खान ने एक खुद से ही लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो दे रखा था, जिसमें मिलिट्री रजीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल था इलेक्शन के लिए। तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी ढंग से जो है वो अपने इलेक्शन की तैयारियों में उतरती हैं, इलेक्शन को तैयार करती हैं, और अब की दफा हमें पता चलता है कि अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आती हैं। किसी का रोटी कपड़ा और मकान था, किसी का जो है वो 6 नुकाती एजेंडा था। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पूरे के पूरे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का टूर करते हैं ताकि अपनी स्पोर्ट जो है वो ले सकें। एक तरफ अवामी मुस्लिम लीग थी जिसमें शेख मुजीबुर रहमान था। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने इलेक्शन का मैनिफेस्टो, अपना एजेंडा 6 पॉइंट फॉर्मूले पे बताया, जिसका मकसद ये था कि भाई देखो, अगर तुम्हें पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाना है, शेख मुजीबुर रहमान कहता था, तो ये फेडरल अथॉरिटी को खत्म करो। हमें हर चीज के लिए सूबे की तरफ देखना पड़ता है। अगर तुम लोग हर चीज को सूबे के बाद ही हमें मरकज की तरफ देखना पड़ता है। अगर हर चीज तुम लोगों ने मरकज को ही देनी है तो सूबे क्या करेंगे? तो पहला मुतालबा था तो फेडरल अथॉरिटी को कम करो, और हमने किया बाद में। हमने 18 अमेंडमेंट जो है वो जब उसको पास किया 2010 में, तो हमने किया। और उसने कहा कि पाकिस्तान को एक लूज कन्फेडरेशन के अंदर कन्वर्ट करो, जिसमें सूबे बाख्तियार हो। ये पुलिस जो है, सारी की सारी तालीम जो है, ये सब वफाक के पास होती थी। उन्होंने इसको कम किया। दूसरे नंबर पे एक नौजवान जुल्फिकार अली भुट्टो था। भुट्टो का एक अपना नारा था, और उसने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रखी थी जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। ये पार्टी बनाई गई थी बेसिकली अयूब खान के एजुकेशन के मुकाबले। भुट्टो की पार्टी का एक ही मकसद था, चूंकि इस्कंदर मिर्जा के जमाने में भुट्टो के पास जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स रही थी। भुट्टो सबसे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के अंदर था। भुट्टो जानता था कि रोटी का मतलब मकसद जो है, जो जो लोग रोटी जो है वो कपड़ा और मकान का अगर हम नारा लेंगे, तो ये लोग जो है वो यकीनन इस चीज को बड़ा एंजॉय करेंगे और हमें वोट देंगे। अब ये बात किसी हद तक जो है वो ठीक भी थी। जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो बिल्कुल इस चीज को समझा। पाकिस्तान की आवाम ने इस चीज को ठीक ठाक रिस्पॉन्ड भी किया। अब हमने ये देखा, वो जो हमारे पास एक बड़ा मशहूर जो है वो हमारे पास एक नज्म है पंजाबी की। आई एम श्योर कि आप लोगों की नजर से गुजरी होगी कि रोटी गल विच खा पांदी है, रोटी नुकरे जा लांदी है, बंदे रोटी की खानी है, रोटी बंदा खा जाए। रोटी है दिलदार तो अगे, रोटी दा दुख प्यार तो अगे, अग शिकम दी रिश्ते साडे, रोटी हर एक यार तो अगे। जद भी सामने आवे रोटी, अपना गैर बनावे रोटी, शादियां अंदर विच वलीमे, किस किस की रंग वखाए रोटी। तो बात यह है कि रोटी बंदा खा जाती है। जुल्फकार अली भुट्टो ने जब इस चीज के ऊपर काम किया तो समझ में आता है कि बिल्कुल ऐसा ही था। उसने प्रॉमिस किया कि मैं अब जो है एक चीज देखूंगा, और वो ये था कि इकोनॉमिक अपलिफ्ट करूंगा अपने मैसेज से अपने लोगों को। जी ठीक है, नहीं सर, मेरी नजर से नहीं गुजरा वो। 1000 years of war। उसने कहा कि भाई बात ये है, जो हमारा इंडिया के साथ नैरेटिव है, भुट्टो का नैरेटिव दूसरों से कुछ मुख्तलिफ था। भुट्टो ये समझता था कि भाई देखो, बात यह है कि ठीक है, इंडिया के साथ हमारी प्रॉब्लम मौजूद है, अपने आप को ताकतवर बनाओ, लेकिन जंगे जो है वो हम उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। अब
भुट्टो और मुजीबुर रहमान दोनों जो हैं वो एजुकेशनल टैक्टिक्स को यूज कर रहे थे। हाँ, मुजीबुर रहमान की बातें जो हैं वो कोई बुरी नहीं थी। मुजीबुर रहमान बस अपने सूबे को ज्यादा प्रोटेक्शन दिलवाना चाहता था। इलेक्शन कैंपेनें शुरू हो जाती हैं, वही जो नारा था, यानी कि अपने अपने नारों की बेसिस पे पूरी की पूरी जो है वो पाकिस्तान को घूमा जाता है, और दोनों के दोनों लीडर्स जो हैं वो अपनी तकारीर करते हैं। लीग वॉज हाईली एंटेगनोस्टिक टुवर्ड्स प्रो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी। शेख रशीद की जो मुस्लिम लीग थी वो दूसरी पार्टियों को बड़ी नफरत से देखता था। अवामी मुस्लिम लीग के जो कारकुन थे, उन्होंने उन 6 निकाल की झंडे की कॉपियां करवा करवा के लोगों को जो है वो बांट ये उन जलसों के अंदर ईस्ट पाकिस्तान में डिस्टर्ब कर। पाकिस्तान के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के जलसे नहीं हुआ करते थे होता था। जुल्फार अली भुट्टो एक इंतहाई शातिब दिमाग का बंदा था। उसने ठीक ठाक एक्सप्लोइट सारे के सारे कसम को। जो इग्नोरेंट आवाम होती है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको नारों के पीछे लगा दें, वो कभी आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि ये नारा तो खोखला नारा है। वो कभी आपसे नहीं पूछेंगे कि इस नारे के बाद हमें क्या मिलेगा। तो पीपल्स पार्टी का वो स्लोगन रोटी कपड़ा और मकान, ये एक ऐसा नारियलिस्टिक प्रॉमिस बन के सामने आया था, लोगों के दिलों को जाके लगा। और खसूसन जो गरीब आवाम थी, उन्होंने इसको बिल्कुल समझ लिया। ये